हेलो एवरीवन। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। अब ये जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है 1882, इसमें हम लोगों को टोटल 8 चैप्टर पढ़ने हैं। टोटल इसके अंदर 8 चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, और इन 8 चैप्टर्स के अंदर मिलाकर टोटल 137 सेक्शंस दिए हुए हैं। तो 8 चैप्टर्स हैं और इन 8 चैप्टर के अंदर टोटल 137 सेक्शंस हैं। ये एक्ट 1 जुलाई 1882 से इंडिया में इफ़ेक्टिव हो गया था। तो इस एक्ट की इफ़ेक्टिव डेट क्या है? तो ये एक्ट इंडिया में इफ़ेक्टिव हो गया था 1 जुलाई 1882 से, राइट? ठीक है, अब ध्यान से सुनो। देखो, कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपके पास है या किसी भी पर्सन के पास है, तो प्रॉपर्टी को जब ट्रांसफ़र किया जाता है, प्रॉपर्टी को जब ट्रांसफ़र किया जाता है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अगर किसी पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना है, तो सेल करने का मतलब क्या होता है? सेल करने का मतलब ट्रांसफ़र ही होता है। तो अगर आपने अपनी किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना है, सेल करना है, तो कौन सा कानून लगेगा, कौन सा लॉ आपकी ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करेगा, कौन सा लॉ आपकी ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करेगा? तो देखो, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप सेल कर रहे हो, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है, इट विल बी गवर्न्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। लेकिन अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हो, मूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो फिर आपकी जो ट्रांजैक्शन है, इट विल बी गवर्न्ड बाय सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। क्लियर है? तो इसका मतलब अगर आप अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हो, ट्रांसफ़र करते हो, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं है जो हर तरह के ट्रांसफ़र को कवर कर रहा हो। क्लियर है? नाउ अब जब इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की जब बात हो रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की जब बात होती है, तो देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो ट्रांसफ़र हैं वो 2 तरह से हो सकते हैं। एक तो जो ट्रांसफ़र है वो हो सकता है इंटर वाइवोस। ये वर्ड मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ क्योंकि लीगल वर्ड है, आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में यूज़ कर लिया तो यू मस्ट नो।
तो इंटर वाइवोस का मतलब होता है बिटवीन लिविंग पर्सन, बिटवीन लिविंग पर्सन। तो अगर लिविंग पर्सन के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, यानी एक लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है। लिविंग पर्सन का मतलब एक कंपनी भी हो सकती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को, या एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी कंपनी को बेच रहा है। तो लिविंग पर्सन का मतलब यहाँ पे नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन दोनों ही होंगे, ठीक है। तो जब दो लिविंग पर्सन के बीच में अगर ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी एक पर्सन, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो, तो जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है तो उसको बोलते हैं इंटरवाइवोस ट्रांजेक्शन। दूसरा होता है ट्रांसफ़र बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ट्रांसफ़र बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ट्रांसफ़र बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ट्रांसफ़र बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई मर गया तो मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके लीगल हायर्स में जाएगी। तो अगर कोई मर गया तो उसकी प्रॉपर्टी मरने के बाद उसके लीगल हायर्स को मिलेगी। तो अगर जो आदमी मर गया वो अपनी विल बना के नहीं गया, तो मरने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके लीगल हायर्स को जाएगी। तो ये भी एक ट्रांसफ़र हुआ। तो इस ट्रांसफ़र को हम बोलते हैं ट्रांसफ़र बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इस तरह की जो ट्रांसफ़र है इमूल प्रॉपर्टी की, वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कवर नहीं करता। या फिर अगर मान लो सपोज करो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया किसी इमूल प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, ठीक है, कोर्ट ने किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने के लिए ऑर्डर दे दिया, ठीक है। तो कोर्ट ने कोई अपना डिक्री पास किया था, कोर्ट ने अपना कोई डिसीजन दिया था, और उस डिसीजन के अकॉर्डिंग कोर्ट ने किसी प्रॉपर्टी का, इमोल प्रॉपर्टी का सेल का ऑर्डर दे दिया। तो अब जो कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो सेल हुई प्रॉपर्टी की, इमोल प्रॉपर्टी की, वो भी एक ट्रांसफ़र है। तो वो ट्रांसफ़र भी ऑपरेशन ऑफ लॉ में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट नहीं लगेगा। तो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट कब लगता है? जब एक पर्सन अपनी मर्जी से अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करता है, तो उसको बोलते हैं इंटरवाइवोस ट्रांजेक्शन। और यहीं पे इंटरवाइवोस ट्रांजेक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ही ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट लगता है। क्लियर है? अब अगर हमें पूछें कि इस एक्ट को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रीएम्बल क्या था, इस एक्ट को बनाने का प्रीएम्बल क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, तो हम कह सकते हैं जो भी कानून था रिलेटिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी की बात हो रही है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो भी लॉ था, कानून था रिलेटिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, और वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी भी कैसा होना चाहिए? बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़। मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपनी मर्जी से ट्रांसफ़र कर रही है, ना कि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है, एंड नॉट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, नॉट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो देखो, जो कानून था, जो कानून था जो कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, जब कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगी, उससे रिलेटेड जो लॉ था, उस लॉ को सबको अमेंड करके एक नया कानून बनाया गया, उसको बोला गया ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो जो भी इंडिया में कानून था किससे रिलेटेड? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड। कौन से ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी? इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होना चाहिए प्रॉपर्टी का, और कैसे होना चाहिए? बाय एक्ट ऑफ पार्टी एंड नॉट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो जो इंडिया में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी
होता था। और ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी भी कौन सी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र? इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र। और कैसे होता था वो? बाय एक्ट ऑफ पार्टी, नॉट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऐसी ट्रांजेक्शन को जो कानून रेगुलेट करते थे उन सबको मिला के अमेंड कर दिया और एक नया एक्ट बनाया जिसको बोला गया ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इसलिए बनाया गया ताकि ये इस तरह की ट्रांजेक्शन को रेगुलेट करे। कौन सी ट्रांजेक्शन को? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। और कौन सी प्रॉपर्टी? इमूवेबल प्रॉपर्टी। और ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए? बाय एक्ट ऑफ पार्टी एंड नॉट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। इस ट्रांजेक्शन को रेगुलेट करने के लिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बनाया गया। क्लियर है? अब सबसे पहले ये देखो कि इसका जो सेक्शन नंबर 1 है, सेक्शन नंबर 1, तो इस सेक्शन नंबर 1 में आपने सिर्फ 2 ही छोटी सी बातें याद रखनी है। सेक्शन नंबर 1 में, सेक्शन नंबर 1 में एक तो आपने बताना है कि ये एक्ट 1 जुलाई 1882 से इफ़ेक्टिव हो गया था इंडिया में। दूसरी बात कि इन जनरल अगर हम बात करें तो ये एक्ट होल इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। ये एक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? होल इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। अब एक्चुअल में कुछ जगह हैं वहाँ पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। अब वो कौन सी जगह हैं वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि 1956 से पहले पार्ट बी में कुछ टेरिटरीज़ होती थी। कोई पार्ट बी करके एक क्लासिफिकेशन थी हमारी स्टेट की। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ऐसे पार्ट बी के अंदर जो टेरिटरी आती थी उस टेरिटरी के ऊपर ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। क्लियर है? तो इस तरह से कुछ एरिया हैं बताए हुए हैं जहाँ पे ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन ये भी बता रखा है कि वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है अभी जिसके अंडर में वो टेरिटरीज़ हैं वो चाहे तो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट को उस एरिया में एप्लीकेबल करा सकती हैं। तो ये नॉर्मल बात है। तो इसमें डीपली नहीं जाने की ज़रूरत, क्योंकि जो सेक्शन ऐसे हैं जो अब थोड़े से यूज़ में नहीं है तो उनको हम इग्नोर करके चलेंगे। अभी सेक्शन 1 में क्योंकि पढ़ने के लिए, याद करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, तो अभी सेक्शन 1 में सिर्फ इतना याद करके चलो कि 1 जुलाई 1882 को ये एक्ट लागू हो गया था और होल इंडिया पे एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट फ्यू प्लेसेस। क्लियर है? बस इसमें अब ज़्यादा डिटेल में सेक्शन 1 में नहीं जाना। ठीक है? तो जहाँ पे बात की खाल निकालनी होगी सेक्शन की, जो रेलेवेंट होगा, जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होता होगा अच्छे से, जिसका यूज़ होगा प्रैक्टिकल लाइफ में, वो सेक्शन पे हम चर्चा करेंगे। फालतू का जो थियोरटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, थियोरटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के बेस पे तो अगर हम सेक्शन 1 को इंटरप्रेट करें तो थियोरटिकली तो हम बहुत कुछ सेक्शन 1 में हम अभी इंटरप्रेट कर सकते हैं, बट थियोरटिकली किसी भी सेक्शन को जिसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है उसको थियोरटिकली इंटरप्रेट करके अच्छे से डीपली जाके कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने बहुत करके देखा है अपनी लाइफ में, बट वो वेस्टेज ऑफ टाइम ही होता है। तो जहाँ पे जो सेक्शन थ्योरी पढ़ने के बाद प्रैक्टिकली भी एप्लीकेबल होते हैं या हो सकते हैं, अभी सेक्शन 1 ऐसा है जिसको आप थियोरटिकली इंटरप्रेट अच्छे से कर लोगे भी डिटेल में, तो भी प्रैक्टिकल उसकी कोई एप्लीकेशन आपको नज़र नहीं आएगी, तो फिर ऐसा यूज़ नहीं है। तो इसलिए जितना जहाँ पे पढ़ना है उतना ही पढ़ना चाहिए। ठीक है? ये पढ़ के और पढ़ा के ही एक्सपीरियंस होता है। अदरवाइज़ ऐसा फील होता था कि नहीं, छोटी सी बात को भी हमने छोड़ना नहीं है, चाहे वो फालतू की बातें क्यों ना हो। तो शुरू में तो छोटी छोटी जो बातें होती थी फालतू की, वो भी हम बहुत अच्छे से डीपली पढ़ते थे और पढ़ाते थे। तो अभी वो सीन गया, अभी उसको नहीं करना है। अभी आई एम योर मेंटोर और मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है। तो अभी आप एक जब आप खुद पढ़ोगे, थोड़ा सा एक दो बार चीज़ों को पढ़ोगे तो आपका माइंड भी फिर वही चीज़ एक्सेप्ट करने लग जाएगा जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है?
तो अभी सेक्शन 1 में डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना ही छोड़ दो सेक्शन 1 को। अब आ जाओ सेक्शन 2। सेक्शन 2 पे आ जाओ आप, ठीक है। सेक्शन 2 पे आ जाओ। सेक्शन 2 क्या बोलता है? तो देखो सेक्शन 2 ये बोलता है, सबसे पहली बात कि इस एक्ट के अंदर एक शेड्यूल दे रखा है। उस शेड्यूल में कुछ अनेक्टमेंट्स, कुछ लो, कुछ एक्ट एंड रेगुलेशन दे रखे हैं, उनको हम अनेक्टमेंट्स बोलते हैं। तो इस शेड्यूल के अंदर कुछ अनेक्टमेंट्स दे रखी हैं, कुछ एक्ट एंड रेगुलेशंस। तो सेक्शन 2 साफ साफ बताता है कि शेड्यूल में जो अनेक्टमेंट दे रखी हैं उनको ये एक्ट रिपील करता है। तो शेड्यूल के अंदर जो अनेक्टमेंट्स, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो एक्ट दिए हैं, उनको ये एक्ट क्या करता है? रिपील करता है। कहता है कि अब उन एक्ट में जो बात लिखी हुई थी, जो शेड्यूल में जो एक्ट और रेगुलेशन दे रखी हैं जी, तो इस एक्ट के शेड्यूल में जो एक्ट और रेगुलेशन दिए हुए हैं उनमें जो बातें थी, अब वो सब ये एक्ट ख़त्म करता है, रिपील करता है। सेक्शन 2 की पहली बात। सेक्शन 2 की दूसरी पार्ट ये है कि देखो, हमने जैसे बताया कि इसमें 8 चैप्टर हैं। तो जब हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, चैप्टर 2, तो चैप्टर ऑफ 2 बात करता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। जब कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करेगा अपनी प्रॉपर्टी, तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोविज़न चैप्टर 2 में दे रखे हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, जब एक बंदा दूसरे बंदे को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोविज़न चैप्टर 2 में दे रखे हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 2 ये कहता है कि जो चैप्टर 2 है, इट विल नॉट अप्लाई, इट विल नॉट अप्लाई, यानी सेक्शन 2 ये कह रहा है, सेक्शन 2 ये कह रहा है कि जो चैप्टर नंबर 2 हुआ है, ये चैप्टर नंबर 2, इट विल नॉट अप्लाई टू द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी among Muslims, among Muslims। यानी इसका मतलब है कि अगर मुस्लिम, एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उन मुस्लिम का जो पर्सनल लॉ है, मोहम्मडन लॉ है इंडिया में, वो उस ट्रांजेक्शन को रेगुलेट करेगा। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात नहीं मानी जाएगी। कहाँ तक? इन सो फार एज there is a contrary provision under Muslim law, under मुस्लिम लॉ। मतलब ये हो गया कि अगर जो मुस्लिम लॉ है उसमें कुछ बात दे रखी है और ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट में कुछ बात दे रखी है, तो कुछ प्रोविज़न ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ेंगे, कुछ मुस्लिम लॉ में पढ़ेंगे। कौन से प्रोविज़न? जो बात करते होंगे कि अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अगर अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उस ट्रांजेक्शन को से रिलेटेड कुछ प्रोविज़न ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट में मिलेंगे और कुछ प्रोविज़न जो मुस्लिम लॉ होता है, मोहम्मडन लॉ होता है, उसमें मिलेंगे। तो अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, अगर वो मुस्लिम लॉ के किसी प्रोविज़न को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, किस चीज़ में? यानी मुस्लिम लॉ के अंदर भी कुछ बात बता रखी है कि अगर एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा तो ये सारे प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगे एज पर मुस्लिम लॉ। तो मतलब ये हो गया कि अगर
एक मुस्लिम है, अगर वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है, इमूल प्रॉपर्टी दूसरे मुस्लिम को ट्रांसफ़र करता है, तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी बताया हुआ है कि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा तो ये सारे प्रोविज़न एप्लीकेबल होगा। और मुस्लिम लॉ के अंदर भी कुछ बातें दे रखी हैं कि अगर एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा तो ये सारे प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगे। तो अगर मुस्लिम लॉ के अंदर और ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर कोई आपस में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, तब तो मुस्लिम लॉ भी एप्लीकेबल हो जाएगा और ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्शन है तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात नहीं मानी जाएगी, मुस्लिम लॉ विल प्रिवेल ओवर द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो यहाँ पे बस यही क्लियर किया गया है कि अगर ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट और मुस्लिम लॉ में कोई कॉन्ट्राडिक्शन होती है तो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट विल नॉट अप्लाई। ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट का कौन सा चैप्टर, पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 2 विल नॉट अप्लाई, कहाँ पे, इन रिलेशन टू द ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी अमंग मुस्लिम्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।